गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ में मैं क्या बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज़ नहीं, लेजर। सब्सिडी बुक्स कल पढ़ लिया था, आज लेजर पढ़ रहे थे। कल अपन ने सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्टिंग भी सीख ली थी, जिसमें मैंने आपको यूँ सिखाया था कि सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्टिंग करनी हो तो आप सब्सिडी बुक का नेचर समझ लो बस। अगर परचेज़ बुक है तो परचेज़ का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो परचेज़ की एंट्री डेबिट साइड में होगी, तो पार्टीज़ की एंट्री सारी क्या होगी, क्रेडिट साइड में होगी। परचेज़ अकाउंट में अपन वापस से पूरी लिस्ट नहीं बनाते, क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक, और बाकी सब में बाय परचेज़ बाय परचेज़ बाय परचेज़। अब ये जो थीम है ये हर बुक में क्या होती जाएगी, वाइस वर्सा होती जाएगी। अगर सेल बुक है तो पहला सेल अकाउंट, माई बाप अकाउंट। सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल के अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, और पार्टीज़ के अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। सो एंड सो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न कर लोगे आप लोग, है ना। फिर हमने सीखा था कि अगर कॉलमनर हो, मतलब फ्रेट का भी कॉलम हो, परचेज़ का भी कॉलम हो, और मान लो अगर जीएसटी का भी कॉलम हो, तो माई बाप के अकाउंट के साथ ये सारे कॉलम्स भी आ जाएंगे। मतलब आपने अगर टोटल के पहले एक फ्रेट का कॉलम बनाया है और एक परचेज़ का कॉलम बनाया है, तो एक परचेज़ का अकाउंट बनेगा, उसी के नीचे फ्रेट का अकाउंट बनेगा। जैसी एंट्री परचेज़ में होगी वैसी ही एंट्री फ्रेट में भी होगी। परचेज़ में एंट्री होगी टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक, फ्रेट के कॉलम में भी टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक। पार्टीज़ के कॉलम में क्रेडिट साइड बाय परचेज़ बाय फ्रेट बाय परचेज़ बाय फ्रेट बाय परचेज़ बाय फ्रेट। याद आया कुछ? और अगर इसमें अगर अपन जीएसटी भी जोड़ देते हैं तो 3 जीएसटी के अकाउंट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। याद आया आप लोगों को? तो अब माई बाप अकाउंट कितने हो जाएंगे, 5 कॉलम, 5 माई बाप अकाउंट। परचेज अकाउंट, फ्रेट अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सब में नेचर किसका लगेगा, परचेज़ का। परचेज़ क्या होता है, डेबिट, तो पांचों अकाउंट में चीज़ें क्या हो जाएगी, डेबिट। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज पर एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज। और फिर जब पार्टी अकाउंट आएगा तो पार्टी के अकाउंट में वो पांचों कॉलम के नाम आएंगे, बाय परचेज, बाय फ्रेट, बाय आईजीएसटी, बाय परचेज, बाय फ्रेट, बाय सीजीएसटी, बाय एसजीएसटी। याद आ रहा है आप लोगों को? डन। तो ये सब्सिडी बुक कंप्लीट हमारी। फिर मैंने कहा था कि जर्नल से अपन लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए मैंने एक एंट्री बता दी थी। मैं इसको 3 लाइन में बोलता हूँ, तो वो 3 लाइन मैंने आपको समझा दी थी कि सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा कैश अकाउंट आ रहा है तो कैश का अकाउंट बनाऊँगा। क्या लिखूँगा, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखूँगा, साइड रेफरेंस अमाउंट, साइड रेफरेंस अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखूँगा। क्या लिखूँगा, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, टू राहुल, पर अमाउंट कौन सा, जो कैश के सामने। फिर अगला अकाउंट बनाऊँगा बैड डेट, साइड रेफरेंस अमाउंट। बैड डेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखूँगा। क्या लिखूँगा, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, पर अमाउंट कौन सा, जो राहुल के सामने। कल अपन ने शायद पढ़ा था 4000, 6000, 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा टू राहुल 4000। ये है मेरा कैश अकाउंट। बैड डेट टू राहुल 6000। राहुल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है, तो दोनों चीज़ लिखेंगे। 2 चीज़ हो रही है तो बाय कैश और बाय बैड डेट। अमाउंट कौन सा, जो राहुल के सामने, और राहुल के सामने 10,000 है। यहाँ पे 2 एंट्री है, किसके सामने लिखूँ, तो आपके पास अगर 10,000 का ब्रेकअप है तो ब्रेकअप लिख सकते हो आप, 4,000, 6,000। यहाँ तक तो आम जिंदगी थी। फिर अपन ने कल एक मेंटोस भी सुनाई थी कि मान लो ये है 7,500 और 2 सोहन हमारा भाई साहब 2,500। तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कि रेफरेंस डाले तो क्या डालें, और रेफरेंस डाल भी दें तो किसके सामने कौन सा अमाउंट डालें। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो हमने क्या सीखा था कि आप सिर्फ साइड और अमाउंट देख लो, रेफरेंस में क्या लिख दो, टू सन्ड्रीज बाय सन्ड्रीज। जैसे कैश अकाउंट में जाना चाहिए 4,000, पर रेफरेंस के लिए अगर आप 2 अमाउंट लिखोगे तो 4,000 का ब्रेकअप आपके पास नहीं है। राहुल के सामने लिखोगे, सोहन के सामने, ये जज नहीं कर सकते आप। जज कर भी लोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो तो गलती होगा, ये कर ही नहीं सकते अपन। तो अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे,
टू सन्ड्रीज 4000, टू सन्ड्रीज 6000, बाय सन्ड्रीज 7500, बाय सन्ड्रीज 2500। याद आया कल का? कंप्लीट, ओके। फिर अगर पेटी कैश बुक है तो पेटी कैश बुक का भी मैंने समझा दिया था। उसमें भी पहली एंट्री और आखिरी एंट्री, कैश रिसीव करने की एंट्री, शुरुआत में कैश रिसीव करते हैं और लास्ट में कैश रिसीव करते हैं। ये दोनों कैश रिसीव करने की एंट्री की पोस्टिंग तो कहाँ से होगी? कैश बुक से, क्योंकि ये कहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है? कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है। हमें तो सिर्फ मेन एंट्री करनी है। कौन सी वाली? एक्सपेंसेस वाली, एनालिसिस वाली, जिसमें अपन ने 6 एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश करा था। तो पेटी कैश के अकाउंट में तो बाय फर्स्ट एक्सपेंस, सेकेंड एक्सपेंस, थर्ड एक्सपेंस, फोर्थ एक्सपेंस, 5 और 6 सारे। और एक्सपेंसेस के अकाउंट में, एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पेटी कैश, टू पेटी कैश, टू पेटी कैश एंड सो ऑन। याद आया ना? हाँ। अब आखिरी जो मेरा रह गया वो क्या है कि आपको कैश बुक से मैं, वो भी मेरे हिसाब से तो फॉर्मेलिटी ही है, ट्रिपल कॉलम दे लेते हैं अपन, डिस्काउंट, कैश और बैंक। गहरी बात, समझने वाली बात। कैश और बैंक का तो बैलेंस निकल जाएगा। इनका बैलेंस यहाँ कैश बुक में ही निकल गया तो इनका लेजर में अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेजर में अपन अकाउंट बनाते ही क्यों है? बैलेंस निकालने के लिए। लेजर कौन सी स्टेज है? क्लासिफिकेशन, कि वहाँ जहाँ आपने जर्नल में खिचड़ी बना दी थी, अब वहाँ से किसी का बैलेंस तो निकल सकता ही नहीं है, बहुत मेहनत लग जाएगी। तो अपन उस खिचड़ी को क्लासीफाई करते हैं, चावल के दाने अलग करते हैं, दाल के दाने अलग करते हैं। तो सेम यही करेंगे अपन। हम क्या करेंगे? हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और उसके पर्टिकुलर सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ आ जाएंगे? लेजर में आ जाएंगे। लेकिन अगर अपन ने कैश बुक बना दी तो इसका मतलब अपन ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कैश बुक में कर ही चुके हैं। हम सारे कैश के ट्रांजेक्शन एक साथ लिख ही चुके हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन एक साथ लिख ही चुके हैं, बैलेंस वहीं निकल जाएगा। तो लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैश बुक पढ़ाते समय अच्छे सिखाया था कि डिस्काउंट का बैलेंस कैश बुक में नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि दोनों डिस्काउंट क्या है? अलग अलग है। ये वाला डिस्काउंट अलाउड है और ये वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है ना? तो इसका मतलब इन दोनों का बैलेंस नहीं निकल रहा है, तो इनका तो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप इनका अकाउंट बनाओगे तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझना आप। मुझे राहुल से पैसे रिसीव हुए, राहुल फेवरेट है मेरा, टू राहुल। कितने रिसीव हुए? 20,000 रुपीज़ लेने थे, 1,000 रुपीज़ का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, 10,000 रुपीज़ कैश आ गया और 9,000 रुपीज़ चेक से आ गया, ठीक है। तो तीनों कॉलम में एंट्री हो जाएगी, 1,000, 10,000, 9,000, डन। सेम तरीके से अपन सोहन को पैसे दे देते हैं, बाय सोहन, हाफ कर देते हैं हर चीज़, 500, 5,000, 45। क्लियर है? इसी से आप लेजर की पोस्टिंग सीख जाओगे। लेजर की पोस्टिंग कैसे होगी अब देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, एंड में सब क्लियर हो जाएगा। कैश और बैंक का तो अकाउंट बनेगा ही नहीं, कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन डिस्काउंट का अकाउंट तो बनेगा ना। तो एक मैं बनाता हूँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक मैं बनाऊंगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा अलग अलग अकाउंट, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आते जाएंगे वैसे वैसे। मैंने डेबिट साइड से ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चालू किया। अगर कैश बुक में एंट्री डेबिट साइड हो रही है तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यहाँ पे एंट्री डेबिट साइड हो रही है तो इसकी पोस्टिंग कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड, है ना। शॉर्ट कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड। क्या आ रहा है यहाँ पे? राहुल, तो तूने मेरा नाम लिखा तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा। तो अपन जाएंगे राहुल के अकाउंट में, और राहुल क्या करेगा? उसका जिस जिस कॉलम में अकाउंट होगा उस कॉलम का नेम लिख देगा। कहाँ पे उसका डिस्काउंट, कैश और बैंक है तो वो यहाँ लिखेगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट।
कितना कितना 1000, 10,000 और 9,000। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हो गया। राहुल के अकाउंट में कितने हो गए? 20,000 पूरे हो गए। इसको अगर आप एंट्री से सीखना चाहो तो एंट्री से कैसे होगा? आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू राहुल, है ना? राहुल क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीज़ें क्रेडिट हो रही, डेबिट हो रही है। 3 चीज़ डेबिट हो रही है, तीनों चीज़ें मैंने लिख दी। ये समझ में आया ना आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है। सेम चीज़ और भी कुछ होगा, अगर सेल होगा तो सेल का अकाउंट लिख के लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश या बाय बैंक, है ना? हो जाएगा आप लोगों से? समझ में आई चीज़? अब अपन क्रेडिट साइड में आते। अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग है तो अपन कहाँ लिखेंगे? उस पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैंने ये बनाया मेरा प्यारा सोहन अकाउंट डेबिट साइड में। क्या लिखूंगा? जिस जिस कॉलम में एंट्री है वो कॉलम लिख दूंगा। डिस्काउंट में भी है तो ये डिस्काउंट कौन सा है? रिसीव, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 डिस्काउंट रिसीव, 2 कैश और 2 बैंक। बड़े बच्चों इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लो बैंक के कॉलम में एंट्री नहीं होती तो सिर्फ 2 डिस्काउंट रिसीव और 2 कैश, डिस्काउंट के कॉलम में भी नहीं होती तो 2 कैश, और सिर्फ बैंक के कॉलम में होती तो 2 बैंक, है ना? जिस कॉलम में अमाउंट होगा वही कॉलम चढ़ाया जाएगा। ठीक है। अमाउंट डिस्काउंट का 500, कैश का 5000 और इसका 4500। ये हो गया। ये आम जिंदगी। अब 1 बाय 1 लेवल बाय लेवल समझो। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस थे, सबके अकाउंट बन जाएंगे, सब में डेबिट क्रेडिट की तरह पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ डेबिट साइड है तो उनके क्रेडिट साइड, यहाँ क्रेडिट साइड है तो उनके डेबिट साइड। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो रहे होंगे सबके अकाउंट में अपन ये वाइस वर्सा करके एंट्री पास कर देंगे। क्लियर? अब चलते हैं कॉलम वाली साइड पे। कॉलम वाली साइड में मैं क्या कहूँगा? सर 2 कॉलम के तो अकाउंट बनेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कैश बुक ही इटसेल्फ उनके लिए क्या है? अकाउंट। कौन कौन से? कैश और बैंक। कौन सा बचा? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मैं क्या कह रहा हूँ? डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में नहीं आता है, डिस्काउंट जर्नल में भी आ सकता है। कैसे? कि मैंने किसी से चेक रिसीव किया और इसको डिस्काउंट दे दिया, बाद में वो चेक तो क्या हो गया? बाउंस हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो वो डिस्काउंट भी मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स, है कि नहीं? तो उसकी भी एंट्री होगी। अब देखना, समझना, अगर मैंने यहाँ राहुल से ₹10,000 लेने थे, उसने 9 का चेक दे दिया और ₹1,000 का मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो ये एंट्री होगी डिस्काउंट के कॉलम में 1 और इधर 9। अब यही चेक डिसऑनर हो गया, तो अब क्या एंट्री करूंगा मैं? कार्तिक, मतलब क्या कैश बुक में पोस्टिंग होगी उसकी? कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा, किसी और बुक में? कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा? बाय राहुल। बताओ अमाउंट कौन कौन से कॉलम में? बैंक में तो आएगा 9,000, ओके। और डिस्काउंट के कॉलम में? करेक्ट, वेरी गुड। चॉकलेट नहीं है जेब में, ज़रूर देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। डिस्काउंट के कॉलम में अमाउंट नहीं लिख सकते हम। अब वो बच्चों वाले मोड से बाहर आ जाओ। क्या? कि यार चेक डिसऑनर हुआ है तो रिवर्स एंट्री पास करनी है, तो जो 1,000 यहाँ है, 9,000 यहाँ है, वही 1,000 और 9,000 यहाँ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमने जो उसको दिया था वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तेरा चेक बाउंस हो गया, अब तो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम तेरा वो डिस्काउंट वापस लेते हैं। तो हम डिस्काउंट अलाउड को डिसअलाउ करते हैं, और ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम नहीं है, किसका है? डिस्काउंट रिसीव का। यहाँ पे अगर मैं 1,000 लिख दूंगा, इसका मतलब वो साला मुझे डिस्काउंट दे रहा है। अभी तू होता कौन है मेरे को डिस्काउंट देने वाला? ये तो तेरा डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है? डिसअलाउ हो रहा है। तो इसकी क्या एंट्री पास? जर्नल एंट्री पास होगी। बेटा जर्नल एंट्री क्या पास होगी इसकी? वेरी गुड। राहुल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जब हम डिस्काउंट देते हैं हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो पहले मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। अब मैं उसको डिसअलाउ कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और राहुल क्या हो जाएगा? डेबिट। अमाउंट कितना? 1,000।
मतलब ये अब इस रिवर्सल वाले ट्रांजैक्शन के दो पार्ट कर दिए। 9,000 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, 1,000 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल में। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड कैश बुक से भी उठ के आ रहा है और डिस्काउंट अलाउड जर्नल में से भी उठ के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इट मीन्स डिस्काउंट अलाउड का तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश का नहीं बनाओगे। कैश के तो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ आ गए। कैश बुक बन गई तो कैश के ट्रांजैक्शन और कहीं हो सकते हैं क्या? बैंक के ट्रांजैक्शन और कहीं हो सकते हैं क्या? निकल गया ना बैलेंस, बात खत्म। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकला। अब बैलेंस नहीं निकला तो अकाउंट बनाना पड़ा, और अकाउंट बनाना पड़ा तो आप है ना बार बार एक एक एंट्री थोड़ी करोगे। आपने कॉलम बना दिया, ऐसी तो अब पूरी कैश बुक में मल्टीपल अमाउंट्स आएंगे डिस्काउंट के कॉलम में, और आपको याद हो तो आप एटलीस्ट टोटल तो कर ही रहे हो, है ना। मान लो टोटल हो गया 5500 और इधर का टोटल आ गया 4500, तो आपने टोटल तो कर ही दिया है ना। तो इसमें भी वो सब्सिडी बुक वाली टेक्निक अपना देंगे। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। डिस्काउंट अलाउड कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो डिस्काउंट अलाउड नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। डेबिट साइड में तो राहुल था, राहुल को अपन ने कहाँ पटक दिया? क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड को ये मत सोचना डेबिट साइड है। डिस्काउंट अलाउड तो खुद क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इसके तो डेबिट साइड में ही लिखेंगे अपन। टू शब्बीर सर की प्यारी एज पर कैश बुक 55 और डिस्काउंट रिसीव में बाय एज पर कैश। अब मैं आपको है ना सारी चीज़ों का एक कोड बता देता हूँ। हमने सब्सिडी बुक में पोस्टिंग करते टाइम मैंने आपको क्या बताया? मूल मंत्र क्या है? सब्सिडी बुक में पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्या है मेन चीज़? क्या है? नेचर। सबसे मेन चीज़ क्या है? नेचर। कि जिस जिसके कॉलम बने उसका नेचर। उन सब में मेन हेड कौन है? सर जिसकी बुक है। परचेज बुक है तो परचेज, जो परचेज का नेचर वही सारे कॉलम का नेचर, है ना। मीन्स इससे अपन यू डिराइव कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ कॉलम बनते हैं उसका अपन क्या डिसाइड करते हैं? नेचर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का कॉलम बना है ना, तो इसका भी क्या डिसाइड करोगे आप? नेचर। और डिस्काउंट अलाउड का नेचर क्या है? डेबिट कि क्रेडिट? डेबिट। खर्चा है ना मेरे लिए, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखूँगा। डिस्काउंट रिसीव क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखूँगा। डन। बाकी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए तो डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड। कंप्लीट। तो मेरी तरफ से लेजर भी कंप्लीट। लेजर में और कोई चीज़ हमारी बाकी रह जाती है क्या? अगर अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू चल दें तो पहली स्टेज होती है अकाउंटिंग प्रोसेस की। कौन बताएगा पहली स्टेज? बोल बेटा। वेरी गुड। आइडेंटिफिकेशन। एक चॉकलेट का डब्बा रखूँगा मैं कल से, सबको देनी पड़ेगी। सबसे पहली स्टेज आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई यूँ सोचे कि पहली स्टेज रिकॉर्डिंग है तो गलत है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड स्टेज रिकॉर्डिंग कितने पार्ट में होती है? कितने पार्ट में होती है? चिराग? हाँ, लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, सब्सिडी बुक्स में होती है, कैश बुक में होती है और मेन जर्नल में। तो रिकॉर्डिंग होती है 3 पार्ट। कुछ ट्रांजैक्शन जाएंगे जर्नल में, कुछ कैश बुक में और कुछ सब्सिडी बुक्स में। सबसे सारा माल मसाला उठ के कहाँ जाएगा? लेजर में। लेजर कौन सी स्टेज है? क्लासिफिकेशन। डन। समझ में आया? मीन्स अगर अपन यूँ कहें कि मेरा एक राम कस्टमर है मेरा, तो मैं उसको सेल करता हूँ उधार में तो सेल बुक, जब जब वो मुझे रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न बुक, और जब जब वो मुझे पैसे देता है तो कैश बुक, अगर रिवर्स हो जाता है तो कैश बुक, और डिस्काउंट की कोई रिवर्सल वगैरह की एंट्री होती है, बैड डेट की एंट्री होती है, या फिर XYZ कोई एडजस्टमेंट की एंट्री है तो वो जर्नल प्रॉपर। मतलब हर जगह हर मन में राम बस रहे हैं, है कि नहीं? कैश बुक में भी है, सब्सिडी बुक में भी है और उसमें भी है, कौन सी रह गई? सब्सिडी बुक्स में भी है। कैश बुक, सब्सिडी बुक और जर्नल प्रॉपर, तीनों जगह सब जगह राम 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 का अकाउंट है। अब अचानक से राम जी प्रकट हो जाए और मुझसे पूछें वत्स मेरा बैलेंस तो बता, तो मेरे को तो फिर 3 जगह देखना पड़ जाएगा, राम 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 जपना पड़ जाएगा। तो फिर इसलिए अपन ने अगली स्टेज क्या बनाई? क्लासिफिकेशन,
कि राम जी के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह राम अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे। और अब जब राम जी प्रकट होंगे तो फिर अपन ये 3 बुकों को नहीं देखेंगे, अपन कहाँ देखेंगे? लेजर में। समझ में आया कि नहीं आया? लेजर में उनका अकाउंट देखेंगे। डन। इसके लिए मैं बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, पर तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है, तुम तो सारी बातें समझते हो। कहानी का कोड समझा देता हूँ मैं आपको कि जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं पुरानी वाली स्टेज की यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। आप देखो, पहले आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए। सर ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना मतलब ये कभी आपको सिखाया नहीं जाता, ये हमेशा आपकी बुक्स में क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे अभी कोई पेरेंट्स आएंगे, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, मेरा आधा घंटा उधर भी जाएगा, ये सारे अरेंजमेंट करने पड़े, 10 मिनट मेरे उधर भी गए। किसी गलती पे विकास जी ने मेरे को डांट भी दिया, तो एक मैंने डांट भी खाई, ठीक है, मैं गिर गया, कोई आके लड़के चला गया, कोई बहुत अच्छी बात कह के चला गया जो मेरे को ज़िंदगी भर याद रह गई। बहुत सारी बातें होती हैं, सारी बातें रिकॉर्ड थोड़ी करने बैठेंगे, अकाउंटिंग है, डायरी राइटिंग थोड़ी। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सी बातें रिकॉर्ड करने लायक है, क्वेश्चन में वो करके देता है। फिर आपने उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग बुक्स में क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो जैसे ही आपने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेज तो बेकार हो गई आपके लिए, क्योंकि उसका जो काम था वो हो गया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड होने के बाद जैसे ही क्लासिफिकेशन हुआ, तो अब इन बुक्स का काम नहीं, सारा काम कहाँ से हो जाएगा? जैसे मैंने राम की कहानी सुनाई, और वो कहानी मैं आपको संक्षेप में सुनाई देता हूँ। अब्देली सर का बहुत बड़ा शोरूम था और मैं उसमें अकाउंटेंट था। तो जब भी ऐसे कोई कस्टमर आता तो अब्देली सर मुझे बोलते कि यार ये राम अपना बैलेंस पूछ रहा है, ज़रा बैलेंस बता। अब मैं तीनों बुक खोल के बैठूं और राम 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 करूं, 15-20 मिनट तक कस्टमर खड़ा रहे, और एक के साथ दूसरा कस्टमर कि सेठ जी अगर इनका बैलेंस बता रहे हो तो शाम बोला मेरा भी बता देना। तो अभी तो राम से बता के फ्री हुआ और फिर शाम टाइम लग रहा है। अब्देली सर माथे आ गए, वो बोली दी खींच के मेरे को कि क्या कर रहा है ये? मैंने कहा बैलेंस पता कर रहा हूँ ना। ऐसे बैलेंस पता करते हैं क्या? ये सिखाया तुझे शब्बीर सर ने? ऐसे नहीं करते। इन तीनों बुक से क्या हो जाएगी? क्लासिफिकेशन होकर राम का क्या बन जाएगा? अकाउंट। और फिर सिर्फ राम का अकाउंट देखना है तेरे को, 3 बुक फैला के नहीं बैठनी, क्योंकि 3 बुक नहीं है, होने में तो 6 बुक है। सब्सिडी बुक में इटसेल्फ कितनी बुक है? 4, एक जर्नल प्रॉपर और कैश बुक, 6 बुक्स है। तो ऐसे फैला के नहीं बैठनी होती, क्लासिफिकेशन कर। मैंने कहा ठीक है। अब जब क्लासिफिकेशन किया तो लेजर का पता है आपको क्या होता है? जैसे आपकी बुक्स में पहले इंडेक्स होता है, उसी तरीके से लेजर में भी अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होता है, जिसमें पहले अकाउंट के नेम लिखे हुए होते हैं और उनके सामने उनके पेज नंबर लिखे हुए होते हैं। तो अगर मुझे देखना है कि राम अकाउंट, तो मैं पहले इंडेक्स में ABCD करके R पे आऊँगा, उसका पेज नंबर देखूँगा, वो पेज नंबर खोलूँगा, और अब फिर मैं राम के ट्रांजैक्शंस मेरे को एक साथ दिख जाएंगे। तो मैं अब वाली बात सुनो, ये अगले चैप्टर पे लेके जाएगी अपन। तो फिर मैं अब्देली सर को बोल रहा हूँ, सर क्योंकि सारी चीज़ें मेरे राम के सारी अकाउंट ट्रांजैक्शन मेरे सामने, तो मैं बोल रहा हूँ सर राम को अपन ने 1 तारीख को 10,000 का माल बेचा था, 10 तारीख को 20,000 का माल बेचा था, 25 तारीख को 20 तारीख को 30,000 का माल बेचा था। तो टोटल अपन ने उसको माल बेच दिया कितना? 60,000 का। फिर वो 25 तारीख को अपन को 50,000 रुपये का चेक दे गया था। तो 60 में से 50 गए, अब्देली सर कितने बचे? अब्देली सर ने खींच के दी मेरे को, साले तुझसे मैंने सिर्फ बैलेंस पूछा है, राम कहानी नहीं पूछी है कि नहीं? सिर्फ बैलेंस बता, बैलेंस। अभी तो 4 ट्रांजेक्शन थे, तूने बोल दिए। वो शाम खड़ा है पीछे, उसके 40 ट्रांजेक्शन पूरे बताएगा क्या? सिर्फ बैलेंस। तो मुझे पता पड़ गया कि अब से इनको जैसे ही लेजर में बैलेंस निकल गए ना, इनको उन ट्रांजेक्शन से भी मतलब है। इनको सिर्फ किससे मतलब है? बैलेंस से। आप सोचो, कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेज कितनी है, खर्चा कितना हो गया, इनकम कितनी हो गई, अपने ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, अपने पास असेट कितने के हैं। तो सब हर चीज़ क्या है? फाइनल बैलेंस। तो मेरे को समझ में आ गया कि इनको मैं कहानी सुनाता हूँ, ये चिढ़ जाते हैं, इनको सिर्फ बैलेंस चाहिए। तो मैंने वो इंडेक्स का पेज ले लिया और इंडेक्स के पेज में से पेज नंबर गायब कर दिया और 2 कॉलम डाल दिए, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। आप समझ रहे हो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ?
है कि नहीं? इंडेक्स के कॉलम में मैंने वही डेबिट और क्रेडिट का वो कॉलम डाल दिया और उन सब के सामने उनका अमाउंट लिख के अब्देली सर की टेबल के कांच के नीचे लगा दिया। अब वो मुझसे बोले, ओए छोटू इसका बैलेंस बता। मैं कहूँगा, ओए मोटू तो तेरे टेबल पे देख ले, सबके बैलेंस मैंने वहीं पे लिख रखा। अब आपको मुझे आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को परेशान मत करना। तो मैंने क्या कर लिया कि ये इतनी जो बड़ी बुक थी उसकी क्या बना दी, समरी। क्या बना दी मैंने? समरी। इसको बोलते हैं अपन समराइजेशन। क्या बोलते हैं अपन? और वो जो पीस ऑफ पेपर बना उसको बोलते हैं अपन ट्रायल बैलेंस। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लीड कर रही है और क्यों लीड कर रही है। और जैसे ही वो पीस ऑफ पेपर बना, ट्रायल बैलेंस बना, लेजर की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं ना। अब लेजर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रायल बैलेंस। सारी चीज़ें वहीं से हो जाएगी। और अब्दुल्ली सर इतने तो पढ़े लिखे हो ही सही आप, के ABCD में आर कहाँ आता है देख लो, और आर के सामने बैलेंस क्या लिखा हुआ है देख लो। डेबिट क्रेडिट मैंने समझा दिया उनको थोड़ा बहुत, कि अगर किसी नाम के आगे डेबिट का अमाउंट है मतलब तुम्हें पैसे लेने हैं, और किसी के नाम के सामने क्रेडिट का अमाउंट है मतलब तुम्हें पैसे देने हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी तो तुम समझ ही जाओगे, तुम्हारे लिए क्या है ये असेट, और इनकम और एक्सपेंस भी तुम अपने नाम से समझ ही जाओगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो किसी के सामने किसी डेबिट के बैलेंस लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंस है, किसी के सामने क्रेडिट का बैलेंस लिखा हुआ है तो वो इनकम है ना। अब अब्दुल सर ने मुझसे और भी एक तगड़ा सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक बात बता, टोटल इनकम कितनी हुई और टोटल खर्चे कितने हुए? और वो मालिक है, नौकर कौन है? मैं। तो मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता, अरे सर समरी बना तो रखी है यार, उसमें इनकम छाट लो और बैठ के टोटल कर लो। इतना कहूँगा क्या? नहीं तो उनकी शान में क्या हो गई, गुस्ताखी हो गई। मैंने बोला यार ये 4 सवाल और ये ऐसे पूछ सकते हैं जिसका जवाब उस समरी में नहीं है। क्या कि टोटल असेट कितने हैं, टोटल लाइबिलिटी कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितना है, और अगला कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ और मेरा लगाया हुआ पैसा कितना हो गया, है कि नहीं। ये 6 सवाल का जवाब उस समरी में नहीं है तो सही पर छुपा हुआ है, उनको दिख नहीं रहा है। तो मैंने 2 पेपर और बना दिए। अब आप समझ रहे हो मैंने कौन से पेपर बनाए होंगे। पहला पेपर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें एक साइड में इनकम छाट के लिख दी, एक साइड में एक्सपेंस छाट के लिख दिए, दोनों का नेट करके प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया। उस प्रॉफिट को ले गया मैं कैपिटल में, एक साइड लिख दिया मैंने सारे असेट्स, एक साइड मैंने लिख दी लाइबिलिटीज। अब मैंने 2 पेपर और चिपका दिए। ये लो सर, अब क्या चाहिए बोलो। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझसे नहीं वो मुझसे पूछेंगे और मेरे उनकी टेबल पे नहीं है। सारी चीज़ हो गई। हाँ, अब अगर वो एकदम ही ज़्यादा पढ़े लिखे हों और मुझसे यूँ पूछ ले, अरे यार डेटा टर्नओवर बता दो, क्रेडिटर टर्नओवर बता दो, सेल्स टर्नओवर बता दो, ये हमें नहीं आता भाई साहब। ये है एनालिसिस। क्या है ये? एनालिसिस। हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है? रिजल्ट तक। कहाँ तक चल रहा है? रिजल्ट तक, और उसको कम्युनिकेट करने तक। हमने P&L बैलेंस शीट के रूप में रिजल्ट बना भी दिया और आपकी टेबल के नीचे लगा के उसको कम्युनिकेट भी कर दिया। मेरा काम ख़त्म। अब अगर आपको एनालिसिस भी चाहिए तो हमसे बड़े वाले लोग चाहिए। आप किसको हायर करो? शब्बीर सर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो इसके एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिनना, कि जो P&L बैलेंस शीट में छुपा हुआ है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कंपनी, उन चीज़ों को निकालना। जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, आप लोग अभी रेशियोज़ पढ़ के आए हो, उसमें आपने करंट रेशियो पढ़ा है। क्या होता है करंट रेशियो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका वो क्या बोलते हैं, सूटेबल रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 नहीं है, 3:1 है। तो नहीं, आप अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे। नॉट अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़रूरत ही नहीं है। आपने फोकट में करंट असेट्स में पैसा अटका के रखा है, इसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा जनरेट कर सकते हो। और अगर ये 2:1 से कम हो जाए तो, हाँ बोलो, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोलो क्या बोल रहे हो, हैंड रेस करके बोलो। बोल बेटा प्राची।
लायबिलिटी पे करने के लिए एसेट कम है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सॉल्वेंसी पे क्या आ जाएगा, सवाल आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहाँ से निकलते हैं, एनालिसिस। थैंक गॉड फाउंडेशन में एनालिसिस वाला पार्ट नहीं। फाउंडेशन में अपन कहाँ आके रुक जाएंगे, P&L बैलेंस शीट पे आके रुक जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में मुझे कुछ सिखाने लायक है क्या आपका, नहीं ना। एक जो बात मैं बच्चों को सिखाता हूँ वो सिखा देता हूँ मैं आपको, क्या कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कैसे निकालते हैं अपन, बैलेंसेस कैसे लिखते हैं, मीन्स यहाँ देखो, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है, आई नो, लेकिन भीड़ में कोई एक बच्चा ऐसा छुपा हुआ रह जाता है जिसको उस टाइम पे कुछ डाउट होंगे जो उसने उस टाइम पे भी नहीं पूछा, और अगर मैं कह दूंगा तुम्हें ये आता है तो तुम जवाब दे दोगे तो वो इस टाइम पे भी नहीं पूछ पाएगा। इसलिए मैं ये समझ के कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, आपको धीरे 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 सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये राहुल का अकाउंट है, मैंने बैलेंस निकाल दिया, मतलब ये लेजर अकाउंट है, मैंने बैलेंस निकाल दिया। अब इस बैलेंस को मुझे ट्रायल बैलेंस में रखना है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे, हम एक से ही सीख जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन करके, ठीक है। नाम आएगा राम अकाउंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैलेंस डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, हैंड रेज करके जवाब देना, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। बैलेंस इसका कितना है, 10,000, डेबिट साइड लिखूंगा क्रेडिट साइड लिखूँ, हैंड रेज करना प्लीज़। और जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे मतलब उनको पता नहीं है ना। इंजिला, कौन सी साइड लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्यों, ये बैलेंस तो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो मैं डेबिट साइड क्यों लिखूं। बाय है तो डेबिट साइड लिखेंगे, बाय है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, क्यों का जवाब दो मुझे। सही कह रहे हो कि डेबिट साइड ही लिखेंगे, मतलब इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है। पर अगर लेजर में बैलेंस क्रेडिट साइड निकला पड़ा है तो उसको आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्यों लिखवा रहे हो। प्रथम ही है ना तू, हाँ प्रथम ही रहना, द्वितीय मत बन जाना, ठीक है प्रथम। हाँ बोल। चलो एक रीज़न कि जब इस क्लोजिंग को आप ओपनिंग बनाओगे तो ये आ जाएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या इस लॉजिक की वजह से इसको डेबिट में लिखते हैं। राम अकाउंट असेट है, हाँ डेटर है, मतलब असेट है, इसलिए डेबिट साइड नहीं। आप सब सही कह रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न ये नहीं है, ये है एग्जैक्ट रीज़न। सर हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा ज़रूर है, पर क्यों लिखा, दोनों साइड को बराबर करने के लिए, बस इसलिए। बैलेंस तो कौन सा ज़्यादा है, डेबिट का ही ज़्यादा है ना। ये तो आपको शो करने के लिए कि देखो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, इसलिए यहाँ पे पैसे लिखता हूँ तो क्या हो जाता है, बराबर। अमाउंट तो कौन सा ज़्यादा है, डेबिट वाला, तो उसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट। डेबिट साइड में 60 है और क्रेडिट साइड में 85 है, तो बैलेंस कौन सा बचा, डेबिट का बैलेंस बचा ना, इसलिए डेबिट साइड लिखते हैं। ये इसका रीज़न। और समझने के लिए, याद रखने के लिए कि क्लोजिंग बैलेंस के साथ इस डेबिट और क्रेडिट का अपोजिट नाता होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड लिखा हुआ है
तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। जब आपका फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, सीपीटी हुआ करता था, तो इसमें है ना एक क्वेश्चन आते थे, समझना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इंडिकेट करना है कि डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है। सोच लो पहले, फिर जवाब दे दो। चिराग, पहला वाला डेबिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है? डेबिट, करेक्ट है। हाँ, ये अंग्रेजी में ब्रॉट डाउन है, मैजिकल राइटिंग। ये ब्रॉट डाउन है, ये दोनों कैरेट डाउन है, ये वाला ब्रॉट डाउन है। अब है ना, ये डेबिट का बैलेंस तो है, छोरे ने बिल्कुल सही बोला, और जिनको समझ में आ गया उन्होंने पहली बार में नोट भी कर दिया, और जिनको नहीं आया ना, पहले तो यूँ समझो, इसमें से मेरे को एक बात बताओ, नहीं यहाँ पे कौन सा वाला बैलेंस ओपनिंग है, कौन सा वाला बैलेंस क्लोजिंग है? जल्दी बताओ। ये वाला क्या है? ओपनिंग, वेरी गुड। ये डन। कैसे पहचाना आपने? ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन। जहाँ जहाँ ब्रॉट डाउन लगा हुआ है वो ओपनिंग, और जो जहाँ जहाँ कैरेट डाउन लिखा हुआ है वो क्लोजिंग। अब एक बात बताओ, ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखे हुए हैं? मैं कौन सा बैलेंस है ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो अपन यहाँ लिखेंगे, डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट साइड। मैं तो ये पूछ रहा हूँ टीना कि कौन सी साइड पे लिखा हुआ है ये। तो ये वाली चीज़ कौन सी साइड पे लिखी होगी लेजर के अकाउंट में? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। बेटा ये वाला क्रेडिट साइड। ये कैसे पहचान रहे हो आप? टू और बाय से। डन है ना? ओके। टू और बाय से आप ये पहचानते हो कि कौन सी साइड लिखा हुआ है, और ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन से आप पहचानते हो कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अब मैं कहूँगा कि जो जो क्लोजिंग है उसके साथ तो कैसा है? इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब एक साला सीधा जाता है तो वो अगला कौन सा जाता है? उल्टा। अगर ये क्लोजिंग है और ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो इन्वर्स रिलेशनशिप के थ्रू ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग है, डेबिट साइड लिखा हुआ है तो ये कौन सा है? क्रेडिट। ये कौन सा है? ब्रॉट डाउन। ओपनिंग है, ओपनिंग के साथ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट वाली साइड, तो ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे अपन पहचानते हैं। प्राची, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ मैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट का बैलेंस? प्राची, प्राची, आर्ची नहीं, प्राची, आर्ची, प्राची, प्राची। कैसे पहचाना? तो ये डेबिट है कि क्रेडिट है? लिखा हुआ तो डेबिट साइड पे है ये। हाँ, बैलेंस कौन सा है? अगर क्लोजिंग का बैलेंस डेबिट साइड लिखा हुआ है तो कौन सा बैलेंस बन गया है? क्रेडिट बैलेंस बन गया ना यार। यही तो बात हम समझ रहे हैं कि अगर लेजर के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो ये तो सिर्फ अपन ने बैलेंस करने के लिए लिखा है। ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। यही समझ रहे हो। अब सबको क्लियर है? हाँ, एक एग्जाम्पल और ले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वापस से प्राची, बताओ ये कौन सा बैलेंस है? कहाँ लिखा हुआ है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और डेबिट है कि क्रेडिट है? ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड क्योंकि बाय है। ओके, और ये ओपनिंग बैलेंस है। नहीं, क्लोजिंग बैलेंस हो तो इनवर्स
क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो कहलाएगा कौन सा? क्रेडिट। लेकिन अब यही बैलेंस ओपनिंग में तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है तो क्या कहलाएगा? क्रेडिट। तो अब ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? ये ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। आया आप समझ में? ओपनिंग और अब है ना, ये तो सब कंफ्यूज करने वाली बात है। ये क्वेश्चन ही पूछे ऐसे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, टू और बाय में, ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन में। आप थीम समझो। क्लोजिंग बैलेंस इनवर्स रिलेशनशिप, क्लोजिंग बैलेंस इनवर्स रिलेशन। क्रेडिट साइड है तो डेबिट कहलाएगा, डेबिट साइड है तो क्रेडिट कहलाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में इनवर्स, क्लोजिंग में इनवर्स रिलेशनशिप है तो ओपनिंग में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डेबिट का है तो डेबिट ही है, क्रेडिट का है तो क्रेडिट ही है। इस तरीके से अपन याद रखेंगे। क्लियर? ओके। ये एक वो बात जो हमें भी कंफ्यूज करती है। डन। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में और कुछ समझाने लायक है योगेश? बता दो। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच ना करे तो गलत है आपका हिसाब। अच्छा, कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। क्या कह रहा है ये? यूँ कह रहा है सर ट्रायल बैलेंस टैली ना करे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। तो पहला तो हम क्या कहेंगे, आपको क्या सजेस्ट करेंगे? भाई गलती सुधार के आओ। गलती सुधार दोगे तो अपने आप ही ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। पर ऐसा कह रहा है तो बहुत एंड मौका आ गया सर, हमें तो बैलेंस शीट सबमिट करनी है तो पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी लग जाएगी मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, उस डेट से अगर आप लेट होते हो तो आपके ऊपर थाउजेंड्स एंड लैक्स में पेनल्टी जाती है। तो पेनल्टी से बचने के लिए अभी इतने पूरा साल है, पूरे साल के लाखों ट्रांजेक्शन है, सबको कहाँ चेक करने बैठेंगे? तो अभी तो अपन जो भी डिफरेंस आ रहा है कहाँ ठोक देते हैं अपन? सस्पेंस अकाउंट में। डेबिट साइड कम है तो डेबिट में जो भी अमाउंट कम है वो अमाउंट लिख के सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में लिख के सस्पेंस अकाउंट। पता ही होगा आप लोगों को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो आपने पढ़ा ही है। डन। जनरली सस्पेंस नहीं आना चाहिए। आ रहा है मतलब कोई ना कोई आपकी क्या है? गलती है। अब अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस का आता है, नसीब अच्छा हुआ तो आएगा और 4 मार्क्स में आएगा ट्रायल बैलेंस। तो अब पढ़ो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस। टाइम तो नहीं हो गया, अपन लेट तो नहीं हो गए? नहीं हुआ। सर के आते ही मुझे बता देना, आए तो नहीं है ना? तू उधर ही देख के बैठ। ओके। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कैसे आता है? कोई लेजर थोड़ी बना के देंगे। आप सोचो लेजर बना के दे ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं दे सकते बताओ? हाँ, उतने सारे तो पेजेस चल जाएंगे उनके, इतने सारे रिसोर्सेज चल जाएंगे। तो क्या देते हैं? बैलेंसेस की लिस्ट दे देते हैं, और लिस्ट को भी 2 पार्ट में बांट के देते हैं, है ना? आधी लिस्ट यहाँ दे देंगे और आधी लिस्ट यहाँ दे देंगे। और ये चीज़ दुनिया के कोई भी टीचर हो, हर कोई सेम तरीके से सिखाता है। क्या? बेटा पहले इस लिस्ट में मार्किंग कर लो किस चीज़ की, कि ये असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। यही करते थे, है ना? ALIE ही मार्क करते थे अपन। अब बेटा अगर असेट है, कहाँ गया वो? देखो, अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज। देखना चिराग, सूरज से जल क्यों रहा है तू? ठीक है, अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज। और इस चमकते हुए सूरज में हमने यहाँ लगा रखा है स्टार। ये स्टार किस चीज़ का है? नेचर का। ये स्टार किस चीज़ का है? नेचर का। मतलब अगर असेट है तो वो डेबिट ही होगा। इसका जवाब कार्तिक ने दिया था उस दिन, याद है कार्तिक? तूने इसका जवाब दिया था, क्योंकि अगर वो हमारे पास है, तूने ही दिया था ना, कि मुझे कुछ गलत ध्यान है। आपकी क्लास में किसी एक बच्चे ने ये जवाब दिया था कि सर अगर असेट है तो उसका बैलेंस डेबिट ही होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। तूने दिया था, याद आ रहा है तेरे? हाँ, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकता। जब आप असेट खरीद के लाओगे, 1 लाख का फर्नीचर खरीद के लाया, आपने उसको 1 लाख से डेबिट कर दिया, अब जाएगा तो पूरा 1 लाख का ही जाएगा। पूरे 1 लाख से आप क्या कर दोगे? क्रेडिट हो गया ज़ीरो। लेकिन अगर 80,000 का गया तो 20,000 बचेगा, और कौन सा बचा हो? डेबिट। क्योंकि आप उसको आप इंक्रीज़ होने पे डेबिट कर रहे हो, तो उसका अगर बैलेंस है तो वो क्या रहेगा? डेबिट ही रहेगा। सेम लॉजिक लाइबिलिटीज़ में, कि अगर आप लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट कर रहे हो और लाइबिलिटीज़ का अभी कुछ भी बैलेंस है तो क्या रहेगा? क्रेडिट ही रहेगा। इसलिए जो इंक्रीज़ वाला कॉलम है ये क्या बन जाता है? नेचर। कि असेट का नेचर क्या रहेगा? डेबिट। लाइबिलिटी का नेचर क्या रहेगा? क्रेडिट। इनकम का
क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट। तो आपने अगर एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस मार्क कर रखे हैं तो सारे एसेट्स के बैलेंसेस को लिख देना डेबिट के कॉलम में, लायबिलिटी को क्रेडिट के कॉलम में, इनकम को क्रेडिट के कॉलम में, एक्सपेंस को डेबिट के कॉलम में। डन, क्लियर, ओके। 3 धोखेबाज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ड्राइंग्स। ये धोखेबाज लोग ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है। कर लो ऑब्जर्व, सोच लो आप। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग, 1 बाय 1। परचेज रिटर्न क्या है आपके लिए? क्या एसेट है? लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का क्या है? रिवर्स। सेम लॉजिक सेल्स रिटर्न। ड्राइंग्स क्या है आपके लिए? ना एसेट, ना लायबिलिटी, ना इनकम, ना एक्सपेंस। ये तो लायबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। तो ये 3 धोखेबाज लोग जिनके आगे एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के मार्किंग नहीं हो सकती, ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं अपने प्रिंसिपल अकाउंट से। परचेज रिटर्न जुड़ा हुआ है परचेज से, सेल्स रिटर्न सेल्स से, ड्राइंग्स कैपिटल से। तो ये अपने प्रिंसिपल अकाउंट में से क्या होता है? माइनस। इसलिए इनका नेचर अपने प्रिंसिपल अकाउंट से क्या होता है? अपोजिट। परचेज रिटर्न किससे जुड़ा हुआ है? परचेज। परचेज मेरे लिए खर्चा है, परचेज का बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न सेल्स से, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। ड्राइंग्स किससे जुड़ा हुआ है? कैपिटल से। कैपिटल क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो ड्राइंग्स जाएगा डेबिट। डन हो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस। क्लियर। अब वो क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसा देते हैं कि वो आपको यूँ बोलते हैं, दिस ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। मेरी तरह किसी अनाड़ी ने आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है। अब वो तो अनाड़ी है, खिलाड़ी थोड़ी है, तो उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। और उसने ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए योगेश की टेक्निक अपना रखी होगी। क्या लिख रखा होगा उसने? सस्पेंस, है कि नहीं? और क्वेश्चन दिया गया है किसको? आप लोगों खिलाड़ियों को। आप जज करोगे क्या एसेट, क्या लायबिलिटी, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस, क्या डेबिट साइड हो, क्या क्रेडिट साइड। अब इसमें से कोई चीज़ गलत है तो वो कहाँ जानी होगी? सही जगह जानी होगी। आप सबको करेक्ट कर दोगे। अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है और सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट जगह पे पहुंच गई तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट नहीं हो रहा तो आई सजेस्ट कि आप उस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार चेक करो, सिर्फ एक बार, कि यार मैंने भी कोई गलती तो नहीं कर दी। आपने चेक किया, आपके हिसाब से सब कुछ सही है, तो फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो आप सस्पेंस में लिख के चले आओ, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद यही टेस्ट कर रहा होगा कि योगेश वाली टेक्निक आपको भी आती है कि नहीं आती। क्या आपने सारी मेहनत कर ली, हर चीज़ को सही जगह लिख दिया, फिर भी प्रॉब्लम है, तो फिर वाकई में डिफरेंस होगा, कहाँ चल जाएगा वो? सस्पेंस। डन। आ रहा है समझ में? बेटा मानो तेरे को समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? प्राची तेरे को, आर्ची, टीना तेरे को समझ में आ रहा है ये? ओके। कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट। कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, और एक चौथी भी चीज़ थी मेरे को याद नहीं आ रही, रेंट। कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और रेंट, ये 4 चीज़ ऐसी है, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार मतलब आती भी और जाती भी, दोनों तरफ से काटती सर। मतलब हो सकता है ये 4 चीज़ें हमने रिसीव भी करी हो सकता है ये 4 चीज़ें अपन ने पे करी हो। पे करेंगे तो क्या है? एक्सपेंस है, और रिसीव करेंगे तो क्या है? इनकम है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इनको क्या मानेंगे? एक्सपेंस। वेरी गुड। सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कमीशन लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है, कुछ आगे कुछ इंडिकेशन नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे इनको? एक्सपेंस। कहाँ ले जाएंगे? डेबिट से। लेकिन आगे अगर क्रेडिट का साइन लगा हुआ है तो फिर ये क्या है? क्रेडिट के कॉलम में। उन्होंने खुद ने बोल दिया ये डिस्काउंट कौन सा वाला है? क्रेडिट वाला है। ये रेंट कौन सा वाला है? क्रेडिट वाला है। तो इसको अपन कहाँ ले जाएंगे? क्रेडिट के कॉलम में। डन। तो मतलब ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस में जितनी भी टेक्निक्स होती है मैंने सारी सिखा दी आपको, ठीक है? मैंने सब्सिडरी बुक पढ़ा दिया आपको, लेजर पढ़ा दिया, ट्रायल बैलेंस पढ़ा दिया, पर क्वेश्चन किसी का भी नहीं करा। तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो किसका है? सब्सिडरी बुक का है। उस सब्सिडरी बुक में आपको सब चीज़ें बनानी है, एक तरीके से प्रोजेक्ट है आपका। उसमें आपको 12-15 ट्रांजेक्शन होंगे, आप जज करना। जर्नल का हो तो जर्नल भी बनाना, कैश बुक का हो तो कैश बुक भी बनाना,
सब्सिडरी बुक्स का होता है सब्सिडरी बुक्स भी बनाना। सारी बुक बना लो तो फिर वहाँ से आप लेजर में पोस्टिंग भी करना, लेजर में पोस्टिंग कर लो, बैलेंसेस निकाल लो, तो फिर आप क्या बनाना, ट्रायल बैलेंस भी बनाना। कर पाओगे? 3 घंटे जाएंगे आपके, फटाफट फटाफट हाथ चलाने रहेंगे। ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। आई एम सॉरी, पर आपने इतने दिनों से कुछ पढ़ाई करी भी नहीं है घर पे, मैंने कोई होमवर्क दिया भी नहीं है, तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। Question number 16. Question number 16. Last question of subsidiary books. Last question of subsidiary books. Question, not illustration. Page number 12.38 on pink colored book. मिल गया? Okay. Enter the following transactions of a dealer in electric goods in appropriate subsidiary book. मतलब इसमें आपको कैश बुक भी बनानी है, सब्सिडी बुक भी बनानी है, जर्नल भी बनानी है, लेजर पे पोस्ट भी करना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। बना लोगे क्या? बहुत मेहनत लगेगी, कर लोगे तुम लोग? हाँ, ये तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। और ये जो वो बोलते हैं ना, इम्तिहान मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इम्तिहान को? हाँ, ये परीक्षा की घड़ी है ना। मीन्स ये रियल टेस्ट है सीए फाउंडेशन का या फिर पूरे सीए का। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत लेंथी है। ओनली एंड ओनली डिटर्मिनेशन, सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, गारंटी। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ भी हो, आप अगर मेहनती हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। गारंटीड लिख के दे दूँगा। बस आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि एज़ कंपेरेटिव टू अदर्स मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है, इतनी की है या इतने की। यहाँ सुनना सब, अगर इतने की है तो उतनी ही करनी पड़ेगी और रोज़ करनी पड़ेगी, तो ही पास हो। सच कह रहा हूँ, अभी तक कुछ डिफ़िकल्ट लगा क्या आपको? आगे भी कुछ नहीं। मैथमेटिक्स हमें डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि हमारे 2 साल छूटे हुए और हम पहले ही परेशान थे उसके मारे। फोबिया पहले ही बनाया हुआ था। अगर आपको बचपन में ढंग के टीचर मिले होते तो आपके ये फोबिया क्रिएट नहीं होता। मैथमेटिक्स का हमारा फोबिया रहता है और छूटा हुआ भी है, लेकिन उसको छोड़ के तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन सब कुछ लेंदी है, बहुत लेंदी है। चलो फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ। आईपीसीसी फाइनल सब कुछ। अच्छों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, अच्छों, शब्बीर सर जैसों को, कितना भी क्यों ना हो, होता ही नहीं अगर आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो कोई सी भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस होता क्या है, साला चीज़ें एक्यूमुलेट होते 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 पहाड़ बन जाता है, और वो पहाड़ एक दिन में चढ़ना बहुत मुश्किल है, वही नहीं हो पाता। धीरे 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 करते जाओ, जो पढ़ते जा रहे हो उसको पक्का करते जाओ, आपको पेपर के टाइम पे सब कुछ बहुत आसान रहेगा। मतलब वही वो खरगोश और कछुए वाली बात, आप अपने आप को कछुआ ही मानो और धीरे धीरे ही चलो, लेकिन अभी से चलो। अभी सोओगे, उस टाइम पे स्पीड पकड़ने की कोशिश करोगे, श्योरली आप फेल होगे, श्योरली फेल ही होगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं कि जिनके लिए फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ आप में से 5-6 बच्चों को
जिनके लिए फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, आप पास हो जाओगे। आप हमसे पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, अभी पढ़ो के एंड में पढ़ो, आप पढ़ भी लोगे, आप पास भी हो जाओगे। लेकिन अगर हम आप पे कॉन्फिडेंट है तो आपका जो टारगेट है ना, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए। सच में फाउंडेशन हर कोई बच्चा पास कर लेता है। 200 मार्क्स चाहिए होते हैं, हर किसी के आ जाते हैं। थोड़ी मेहनत मैथ्स में लगती है, बाकी तो आप पास हो जाओगे गारंटीड। अकाउंटेंसी तो मत पढ़ना घर पे, भले ही जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना, उसी के बेसिस पे पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से पास होगे। 60 से ऊपर लाके ही पास होगे, ये गारंटी है मेरी। आज तक किसी बच्चे के कम आए नहीं है, 50 से कम तो किसी बच्चे के नहीं आए, जितनों को भी मैंने पढ़ाया। जो फेल हुए हैं ना, उनके भी अकाउंटेंसी में तो 50 से ज़्यादा ही आए हैं। फेल होते हैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के कारण या अपनी लापरवाही के कारण कि वो एब्सेंट हो रहे होंगे क्लास में रेगुलर बेसिस में, तो ही वो फेल, नहीं तो कोई फेल नहीं है। लेकिन 200 लाने में कोई बात नहीं है, वही आ जाएंगे, वही मैथ्स के 40 का ध्यान रख लेना, बाकी तो सब पास हो। झाग आते हैं 330 पार करने, वहाँ मेहनत लगती है। अगर आपके 12th में 90 से ज़्यादा परसेंटेज बन रही है अभी, तो आपका टारगेट 300 या 330 प्लस होना चाहिए। नहीं तो आप सोच लो कि जो बच्चा वहाँ 90 ला रहा है वो साला या 50 ही ला रहा है, और जो जिसके 80 आएंगे ना, सोचो कितना लेवल गिर जाता है। कि वहाँ अपन जब प्रे भी करते हैं गॉड से, तो कहते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएं, हम इतने मार्क्स से पास हो जाएं, 80 से या 90 से। और साला यहाँ अपन प्रे क्या करते हैं, हम सिर्फ पास हो जाए, हम सिर्फ क्या हो जाए, पास। हम हमारा स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। आप अपना स्टैंडर्ड यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ अचीव कर पाओगे। आप साला अपना स्टैंडर्ड ही पास होने का रखोगे कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, तो पास भी नहीं हो पाओगे। कभी भी टारगेट पास का नहीं रखना, टारगेट डिस्टिंक्शन का रखना। तो डिस्टिंक्शन मिले कि ना मिले, पास ज़रूर होगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये मेहनत लगेगी, करनी पड़ेगी। मतलब कितना भी हो, भले ही लिखने में मौत आती हो मेरी तरह, लेकिन करना पड़ेगा। पेंसिल स्केल मस्ट। जिसने बिना स्केल के लाइन ड्रॉ करी होगी ना, मैं तो उसकी कॉपी चेक करूँगा भी नहीं, और मैं उस पर फिर ध्यान दूंगा भी। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।